वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रैमजे हंट सिंड्रोम के बारे में है। एक बहुत ही फेमस कैनेडियन पॉप सिंगर हैं जस्टिन बीबर, आपने इनका नाम जरूर से सुना होगा। उन्होंने अभी हाल ही में जानकारी दी कि वो रैमजे हंट सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इसी रेफरेंस में ये बीमारी न्यूज में आई। क्या है ये रैमजे हंट सिंड्रोम, जिसे हर्पेस जोस्टर ऑप्टिकस के नाम से भी पुकारा जाता है? यह इसी बीमारी का दूसरा नाम है। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें चेहरे का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और चेहरे पर रैशेस, लाल कलर के चिट्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सामान्यतया कान, मुंह और फेस के हिस्सों को प्रभावित करता है। हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन हमारे फेस पे जो नर्वस सिस्टम है या जो मसल्स होती हैं वो एक ही नस से कंट्रोल होती हैं, और ये नस हमारे कानों के नीचे से आती है। ये हमारे फेस पर 5 हिस्सों में बटी हुई होती है और पूरे चेहरे पर फैली होती है, और ये हमारे फेस की जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है, जैसे कि हमारा मुस्कुराना या फिर आंखों का ब्लिंक होना। यहाँ पर यही नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे चेहरे का एक पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और सही प्रकार से जो काम है वो नहीं कर पाता है। कॉजेस क्या हो सकते हैं रैमजे हंट सिंड्रोम के? ये एक्चुअली में वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि एक प्रकार का वायरस होता है, उसके रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। अब यहाँ पे रीएक्टिवेशन वाला मामला क्या आ गया? देखिए, ये वही वायरस है जो चिकन पॉक्स या फिर सिंगलेस जैसी बीमारियां फैलाता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हुआ, थोड़े समय के बाद हमारा इम्यून सिस्टम इसे काउंटर कर लेता है और चिकन पॉक्स ठीक हो गया, लेकिन इसका जो वायरस है यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये हमारे शरीर में बना रह जाता है, एक स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाए। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है या इसे फ्लरिश करने के लिए कोई सिचुएशन मिलती है तो ये वापस से खुद को रीएक्टिवेट करता है, और इसके रीएक्टिवेशन के प्रोसीजर में रैमजे हंट सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आपने समझा कि चिकन पॉक्स का जो वायरस है, दैट इज वेरिसेला जोस्टर वायरस, वो हमारी बॉडी में कई दफा रहता है और उसी के रीएक्टिवेशन की वजह से रैमजे हंट सिंड्रोम हो जाता है। जो वायरस है वो हर्पेस वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हमारी बॉडी में काफी लंबे समय तक सुषुप्तावस्था में रह सकता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है, इसके रीएक्टिवेशन का रीजन हमारे इम्यून सिस्टम का वीक होना हो सकता है। जो डिसीज है वो कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो संपर्क में आए उसे चिकन पॉक्स हो जाए। सिम्टम्स, रेडिश पैचेस हमारे फेस पे दिखने लग जाएंगे, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, रैशेस आ जाएंगे। कई बार ये जो रैशेस हैं वो ईयर ड्रम, ईयर कनाल, ईयर लोब, टंग और हमारे मुंह के रूफ यानी कि ऊपरी हिस्से तक फैल जाते हैं, जो पूरी तरीके से हमारे चेहरे को प्रभावित करते हैं। ट्रीटमेंट में एंटी वायरल थेरेपीज दी जाती हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि प्रकार का एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, इसी का इस्तेमाल करके इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये 2021 के प्रीलिम्स का है। वायरस एंड ऑल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है, एडिनो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम से बना होता है, जबकि जो रेट्रोवायरस है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स होते हैं। ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि जो कॉमन कोल्ड है वो कई बार एडिनो वायरस से होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस से होता है। यहां पर देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन पहला इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें रिवर्स कर दिया गया है। जो एडिनो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम से बना होता है, जबकि जो रेट्रोवायरस है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स होते हैं। तो ये पहला गलत हो गया। तो आंसर क्या निकलेगा? बी, 2 ओनली। ये आप आर्टिकल समझ चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नन्ही परी प्रोग्राम के बारे में है। जो नॉर्थ वेस्ट टेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अभी हाल ही में नन्ही परी प्रोग्राम शुरू किया। देखिए, कई बार बच्चियों का जन्म हो जाता है, माता पिता बच्चियों को लेकर घर चले जाते हैं। बच्चियों से संबंधित कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो कभी उन बच्चियों को उन स्कीम्स के साथ जोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उसके साथ जुड़ा होता है बहुत सारा पेपर वर्क, और माता पिता अगर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास बहुत समय नहीं है या वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो वो उन गवर्नमेंट स्कीम्स का जो तामझाम होता है उसे समझ नहीं पाते और खुद को या खुद की बच्ची को उन स्कीम्स के साथ जोड़ भी नहीं पाते हैं। सरकार ने इसी समस्या का समाधान कर दिया थ्रू दिस नन्ही परी प्रोग्राम। उन्होंने कहा आपको कहीं जाना ही नहीं है, जब बच्ची पैदा होगी हम ये सारी प्रक्रिया हॉस्पिटल में ही कंप्लीट करेंगे, दैट टू बहुत ही आसान तरीके से। तो नन्ही परी प्रोग्राम जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है पेरेंट्स के लिए, जहां पे कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने हो या फिर बच्चियों के लिए कई सारी सर्विसेज से उनको लिंक करना हो। ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा और हॉस्पिटल में ही कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपन करवाना, ये सब कुछ
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही कवर करवाया जाएगा। माँ को डिस्चार्ज किया जाए बच्ची के साथ उसके पहले ही। इसके अलावा उनका रजिस्ट्रेशन कई तरीके की स्कीम्स के साथ भी उसी समय करवाया जाएगा, जैसे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, लाडली स्कीम, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। हॉस्पिटल में ये सारे काम होंगे। प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस ये होगा कि इससे प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाएगा और माँ और बच्ची के घर जाने से पहले हम ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, जिसके बाद इसमें लेटेंसी या फिर लापरवाही की संभावना रह ही नहीं जाएगी। तो बहुत ही इनोवेटिव और बढ़िया सा प्रोग्राम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जोनल काउंसिल के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में 25th मीटिंग जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल की रही दीव में, उसे चेयर किया। बात करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब ये है कि इसका जिक्र हमारे संविधान में तो नहीं है, ये पार्लियामेंट की एक एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किए गए। 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जोनल काउंसिल्स को बनाने के प्रावधान किए गए। जोनल काउंसिल के बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो नेशनल इंटीग्रेशन था, कि कई सारे राज्य केंद्र के साथ मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। इनिशियली इस एक्ट के माध्यम से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के माध्यम से 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए भारत के 5 हिस्सों के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 4 दिशाएं और एक सेंट्रल। तो नदन, सदन, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल, ये 5 काउंसिल्स बनी इस एक्ट के माध्यम से। इनमें कौन से रीजन्स आते हैं? नदन जोनल काउंसिल में आते हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो अभी यूटी बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यहाँ पे देखिए लद्दाख भी शामिल हो जाएगा क्योंकि वो भी अब यूटी बन चुका है, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़। सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और यूटी जो है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। सदर्न जोनल काउंसिल में आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूटी ऑफ पुदुचेरी। यहां पर देखिए इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं स्टेट्स के सीएम, जो 1 साल के लिए रोटेशन पे आते हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं। चीफ मिनिस्टर और उनके साथ 2 मिनिस्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है। 2 जो मिनिस्टर्स नॉमिनेट होते हैं वो गवर्नर करते हैं और 2 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज की ओर से आते हैं, जो भी अगर यूटी उस काउंसिल में है तो। 1 पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन का प्रावधान अब खत्म हो गया, तो अब तो नीति आयोग आ गया, तो ये काम अब नीति आयोग करता है। हर जोनल काउंसिल में 1 पर्सन उनकी ओर से जाते हैं। चीफ सेक्रेटरीज और कई सारे अन्य ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा जो उस जोन में है। इस तरीके से जोनल काउंसिल तैयार हो जाती है और काम करने के लिए रेडी। काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर बातचीत की जाए, जैसे कि इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज या प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मुद्दा, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, इन सब मुद्दों पर बातचीत होती है। फर्दर कोई भी ऐसा मामला जो स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। ये 5 जोनल काउंसिल्स काम कर रही थी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के तहत बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये है एक जोनल काउंसिल, लेकिन इसके पहले जो ये कानून था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ये इसके तहत नहीं बनाई गई है, बल्कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्ट है। इसमें शामिल हैं आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। देखिए ये सभी जोनल काउंसिल्स एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती हैं। ये रिकमेंड करते हैं कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर, जिस पर बाद में इकोनॉमिक या सोशल प्लानिंग की जा सकती हो और सभी मुद्दों को रिजॉल्व किया जा सकता हो। 2013 में प्रश्न आया, इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है या फिर इनमें से किसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। क्वेश्चन 2013 का है, तब तक नीति आयोग नहीं बना था और एनडीसी एग्जिस्टेंस में था। तो यहां मामला जोनल काउंसिल का है। जोनल काउंसिल के बारे में आपको पता है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो ये नहीं है। प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो नीति आयोग आया है ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एनडीसी भी ऐसी ही थी। तो सही जवाब 1, 2 और 3 था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल काबिनी बैकवाटर्स के बारे में है। अभी हाल ही में एक एशियाटिक एलिफेंट, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास सबसे लंबा टस्क था, यानी कि हाथी दांत था, इस हिसाब से आप उसे टस्कर भी बोल सकते हैं, वो काबिनी बैकवाटर्स के रीजन में मरा हुआ पाया गया। बैकवाटर बेसिकली रिवर्स के पास का वो एरिया होता है जहां पर वाटर का फ्लो या तो होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। काबिनी या फिर काबनी या फिर कपिला रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर कावेरी की। ये ओरिजिनेट होती है पक्रमथलम हिल्स के पास केरला में। या जो नदियां आपस में कन्फ्लुएंस करती हैं, पनामरम रिवर और मनंथावेदी रिवर, वहां पर ये जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, वहीं से शुरू होती है। फर्दर ये ईस्टवर्ड ट्रेवल करते हुए कावेरी रिवर को ज्वाइन करती है, जो त्रिमाकुडालू नरासीपुरा रीजन है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में, वहां पर। काबिनी डैम जो है वो एक मैसनरी ग्रेविटी डैम है।
कंक्रीट वगैरह से बनाया गया एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम ऐसे डैम्स होते हैं जो पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं अपनी खुद की ग्रेविटी से, यानी कि अपने खुद के वेट से। ये सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि इनका अपना खुद का भार इतना ज़्यादा होता है कि ये पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। ये काबिनी नदी के ऊपर बनाया गया है। जो बैक वाटर है काबिनी डैम का, वो कर्नाटका में है बेसिकली। ये बैक वाटर्स काफ़ी रिच होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए समर सीजन में। फर्दर लार्जेस्ट एलिफेंट कम्युनिटी भी इस रीजन में गर्मियों के मौसम में आ जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में है। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि उसे थोड़ी बहुत ढील मिल जाएगी बर्लिन में जो एक प्लीनरी सेशन होने वाला है FATF का, उसके दौरान। ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसे G7 के इनिशिएटिव के तौर पे 1989 में बनाया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके थ्रेट्स को हैंडल किया जा सके। FATF का सेक्रेटेरिएट वहीं पर है जहां पर OECD का हेडक्वार्टर है, यानी कि पेरिस में। 37 मेंबर जुरिसडिक्शंस हैं इसके पास और इंडिया इसका एक मेंबर है। ये जारी करता है 2 लिस्ट। पहला ग्रे लिस्ट, ये ऐसी कंट्रीज के लिए होता है जो टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहे हों और उनके लिए एक सेफ हेवन की तरह काम कर रहे हों, तो ऐसे देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये काइंड ऑफ वार्निंग होती है कि अगर आपने इन सब चीज़ों पर नकेल नहीं कसी तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में जाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं तब इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCT भी कहा जाता है। एक बार जब कोई देश ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसके ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। FATF ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता रहता है और एंट्रीज को ऐड या डिलीट कर सकता है। FATF का जो प्लीनरी सेशन है, ये जो प्लीनरी होती है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है FATF की, और ये साल में 3 बार मिलती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के बारे में है। हाल ही में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लिश टीचर्स के लिए, जो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस रेलो के सुपरविजन में रहा। इसे 2005 में बनाया गया था। रेलो विंग है US की एम्बेसी की जो इंडिया में वर्क करती है। ये पब्लिक डिप्लोमेसी सेक्शन में है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया US के बीच में टाइज को बेहतर किया जाए, और ये हेडक्वार्टर्ड वहीं पे है जहां US की एम्बेसी का ऑफिस है न्यू दिल्ली में। रेलो का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंग्लिश की टीचिंग या लर्निंग को सपोर्ट करें अलग अलग देशों में। ये काम करते हैं अफगानिस्तान, भूटान और इंडिया में। इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी शामिल किया जाता है ताकि इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन बनता है इंडिया और US के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल NH53 के बारे में है। स्टेट ओन्ड NHAI ने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है जब उन्होंने कंटिन्यूअसली 75 किलोमीटर की एक रोड तैयार कर दी बिटुमिनस की, वो भी महज 105 घंटे और 33 मिनट में। ये जो नेशनल हाईवे है अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, उसके बीच में उसी पर बनाया गया, जो कि NH53 है। अमरावती से अकोला का जो सेक्शन है वो NH53 पर आता है, और वहीं पर ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तैयार किया गया है। इसके पहले बहुत कम समय में लंबी सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड था वो कतर के पास था, तो उसके बाद अब ये जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के पास आ चुका है। ये जो रोड है NH53 ये कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत को कनेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल धरोहर के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में धरोहर, जो कि एक प्रकार का म्यूजियम है, उसे नेशन को डेडिकेट किया। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST को अभी लॉन्च किया गया गोवा के पणजी में। जो धरोहर है वो एक नेशनल म्यूजियम है कस्टम्स और GST के लिए। म्यूजियम गोवा का जो फेमस ब्लू बिल्डिंग है वहीं पर बनाया गया है, जो कि मांडोवी नदी के किनारे है। 2 मंजिला इमारत है ये, जिसे जब पुर्तगीज का शासन इंडिया में हुआ करता था तो एल्फेंडेगा कहा जाता था। धरोहर में न केवल ऐसे आर्टिफैक्ट को रखा जाएगा जिनको कस्टम्स ने सीज किया हो, बल्कि कस्टम डिपार्टमेंट कैसे काम करता है उसे भी डिपिक्ट किया जाएगा। GST गैलरी एक ब्रांड न्यू एडिशन है जिसमें GST 2 दशकों में कैसे बना उसकी जर्नी को दिखाया जाएगा। रिवीजन करते हैं। रैमजे हंट सिंड्रोम, ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के रीएक्टिवेशन से हो जाती है बीमारी, ये सही है। जनरल काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं, गलत है, होम मिनिस्टर होते हैं। कपिला रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी है महानदी की, गलत है, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कावेरी नदी ही है। FATF सेक्रेटेरिएट OECD के में ही हाउस करता है, पेरिस में, ये सही है। NH53 ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होकर गुजरता है, ये गलत है, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता ही दी थी। तो ये जो सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है। PDF आपको ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।